आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। छोटा सा लॉ है आपका जीरोथ लॉ, नाम है ना कि इसके पहले आपको फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑलरेडी सब है ना मतलब उसके बारे में बता दिया गया था, एक्सप्लेन हो चुका था। लास्ट में ये आया, लेकिन इसको सबसे पहले होना चाहिए था, क्योंकि ये जो लॉ है वो किसके बारे में बताता है? टेम्परेचर का रिलेशन बतलाता है। ठीक है, टेम्परेचर का रिलेशन बताता है। तो ठीक है, बाद में फर्स्ट और सेकंड हो गया था, तो इसके पहले इसको रखना था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? जीरोथ लॉ। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ये जो लॉ है, दिस लॉ based on the concept of टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर के कंसेप्ट में क्या है आपका बेस्ड है। ये कहता क्या है समझिएगा, ये लॉ इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बतलाता है। मतलब मान के चलिए कि अगर कोई बॉडी क्या है आपका बी, कोई बॉडी आपका जो है वो बी है और वो थर्मल इक्विलिब्रियम है किसके साथ? बॉडी ए के साथ। और कोई बॉडी आपका सी है, वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम है किसके साथ? बॉडी ए के साथ। तब क्या है कि ये लॉ कहता है कि जो बी और सी है वो भी आपस में क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तब है यहाँ पे। ठीक है, तो कहीं कहीं बुक में आपको इस तरह से फिगर बना रहता है, कहीं बुक में जो है ना आपका फिगर इस तरह से बना रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको ये कह दिया। बेसिकली समझना क्या है कि इसमें ये बोल रहा है, ये लॉ बोल रहा है कि अगर कोई दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं भी है तो भी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो कंडीशन इस तरह से है कि सेम चीज है, ए बॉडी बी इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी ए, a body C is thermal equilibrium with body A. So then this law states that the body B and C are also in thermal equilibrium. ठीक है, तो इसी चीज को है ना हम लोग लिख लेते हैं। if a system A मतलब इसको गोला कर दे रहे हैं, इस बॉडी के बारे में बता रहे हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम सी क्या भी, इफ सिस्टम ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ, या ऐसा बोलना चाहिए था कि सिस्टम बी इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सिस्टम ए। ठीक है, सिस्टम ए एंड सिस्टम सी is thermal equilibrium with system A, then आप कह सकते हैं सिस्टम B and C, सिस्टम B and C are in thermal इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम यही बता रहा है। ये फिगर है, आप इस फिगर को समझ लीजिएगा। मतलब बिना टच किए हुए भी आप कह सकते हैं दो बॉडी जो है ना वो थर्मल इक्विलिब्रियम है, या दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम है। कब? जब आपका दोनों सिस्टम से कोई कॉमन सिस्टम जो है ना अटैच हो, कोई कॉमन सिस्टम, तभी तो आप कह सकते हैं ना, ऐसा तो आप कह नहीं सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तभी हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप कह सकते हैं ये जो लॉ है वो एनर्जी के बारे में बताता है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बतलाता है। तो कह सकते हैं दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इस लॉ के बारे में जो बतलाए थे तो आप लिख सकते हैं प्रपोज्ड बाय
हेल्महोल्ट्ज, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है, और थे एक रॉबर्ट मेयर थे। ठीक है, तभी क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आपका मतलब है कि आपका एनर्जी जो है वो क्या है? कंजर्व। एनर्जी क्या है? कंजर्व। मतलब तो हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो हम लोग कह सकते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉय। समझ में आ रहा है? ओनली इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तब जो है ये जो लॉ है वो रिलेशन बतलाया। क्या रिलेशन बतलाया? आपका चेंज इन जो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि आपका जो इंटरनल एनर्जी है उसके एक्यूरेट वैल्यू को हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी को ही हम लोग पता कर सकते हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन एंड बाय द सिस्टम के वर्क डन, या तो ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम के सम के बराबर है। ठीक है आपका, तो इसी को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो इसका आप कह सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब। देखिए अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या है? तो ऊपर से मिटाते हैं हम लोग। अगर ऐसा लिखा हुआ है डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है, ये भी आपका जो है ना एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है, और ये भी आपका जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है। ठीक है, ये फॉर्मूला को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, क्यू माइनस क्या कर सकते हैं? डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही बतला रहा है। तो ये कब कब और कैसे बतला रहा है भाई? समझिएगा, इसका मीनिंग होता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू the sum of heat absorbed by the system, या heat absorbed in the process, heat absorbed process and वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब देखिए यहीं से दो वर्ड आया है, इसी चीज पे ध्यान रखिएगा। यहां पे हम लिखे हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम और यहां लिखे हैं हीट एब्जॉर्ब। समझिएगा, अगर आपका Q पॉजिटिव है मतलब हीट क्या हो रहा है? प्रोसेस में एब्जॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है? आपका एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर Q नेगेटिव है मतलब हीट क्या हो रहा है? आपका इवॉल्व हो रहा है। क्या हो रहा है? इवॉल्व मतलब निकल रहा है। क्या लिख दे रहे हैं? हीट इवॉल्व सीधा। अगर आपका प्लस डब्ल्यू है तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम आप कहेंगे, और अगर माइनस डब्ल्यू है तो वर्क डन बाय द सिस्टम कहेंगे। समझ में आ रहा है?
ये ध्यान रखिएगा आप। साइन इसको कहते हैं हम लोग, साइन कन्वेंशन कहते हैं। और सबसे ज़्यादा बच्चे जो है ना इस पर आपको कन्फ्यूज होते हैं। भाई इसको रटने का नहीं है, इसको समझने का है। अगर आप मान लेते हैं आप कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं सर हम वर्क डन ऑन द सिस्टम को क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे, ले लीजिए ना नेगेटिव, क्या दिक्कत है। तब अगर आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम को आप नेगेटिव ले रहे हैं और आपका वैल्यू लास्ट में वर्क का क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है वो समझिएगा। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं सर हम वर्क डन बाय द सिस्टम को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ले लीजिए, आप बनाइए और आपका वैल्यू अगर वहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, अगर पॉजिटिव लिए हैं और पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है। अगर नेगेटिव आएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब जो आप मानिए ये माना हुआ है। साइन कन्वेंशन कोई रटने का चीज़ नहीं है, कोई पैदा नहीं हुआ, ये एक तरीका है कि आप ये चीज़ को ये मानिए, ये चीज़ को ये मानिए। हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो प्लस मानिए। केमिस्ट्री में जैसे आप फिजिक्स में जाएंगे आपको वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव नजर आएगा और वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव नजर आएगा। समझ में आ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं करना, ये दोनों सेम चीज है। आप पॉजिटिव नेगेटिव आपका रेफरेंस है, समझ में आ रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है आपका रेफरेंस है, आप किस रेफरेंस से आप बनाते हैं। अगर इसको आप नेगेटिव मान रहे हैं आप नेगेटिव मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे लिख दीजिएगा यहाँ पे कि हम क्या माने हुए हैं और क्या हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब समझ में आया कि ये पॉजिटिव है, ये कुछ नहीं मतलब क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ लिख रहे हैं ना हीट एब्जॉर्ब और वर्क डन ऑन द सिस्टम। समझ में आया, कोई दिक्कत बोलिए, यहां तक में कोई दिक्कत है। तब है कि अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। अगर इसको लिखना हो तो लिख सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ हीट इवॉल्व in process and work done। अभी वर्क डन क्या है पॉजिटिव है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। समझ में आ रहा है, ये वर्ड में फंसाएगा, इसलिए हम तीनों आपको क्राइटेरिया लिख दे रहे हैं कि तीनों अगर इस तरह से है तो इसका मीनिंग क्या है। आपका यहाँ पे थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन भी बन जा रहा है, ऑप्शन बन जा रहा है आपका। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें हीट एब्जॉर्ब क्यों, क्योंकि क्यू जो है ना वो पॉजिटिव है, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। तो आपका इस तरह से लिखा हुआ है तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। अब इससे ज़्यादा तो आपको परेशान नहीं ना करने वाला है, और अगर ये समझ गए हैं तो फिर आप किसी तरह से लिखा रहे आप उसको बता ही पाएंगे। समझ में आ रहा है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर प्रोसेस में आपका हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट क्या हो रहा है एब्जॉर्ब हो रहा है, तो कह सकते हैं इसको एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। वहाँ पर वैसे भी दिखाई नहीं दे रहा है, एक तो काला से लिख रहा है, दूसरा पेन यूज करता है। इसको क्या कहिएगा एंडोथर्मिक, और हीट निकल रहा है तो इसको क्या कहेंगे आप लोग एक्सोथर्मिक, ठीक है। क्या कहेंगे आप एक्सोथर्मिक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब आपका कंक्लूजन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या क्या कंक्लूजन हम लोग निकाले या निकाल सकते हैं। तो पहला जो आपका जो कंडीशन है वो लिखेंगे ड्यूरिंग आइसोथर्मिक, ड्यूरिंग आइसोथर्मल या आइसोथर्मिक, आइसोथर्मल बोल दीजिए, आइसोथर्मल प्रोसेस, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस। भाई फिलहाल तो आइडियल गैस लेना ही पड़ेगा ना, ठीक है। आइडियल गैस पे ज़्यादा हम लोग वर्क कर नहीं पाएंगे, फिर गड़बड़ा जाएगा, बहुत सारा चीज़ आ जाएगा, वो वेरिएशन आ जाएगा वहाँ पे। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल वर्ड का मतलब क्या हुआ कि आपका टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया कांस्टेंट। तब कह सकते हैं कि अगर एक पॉइंट पे टेम्परेचर T1 है और दूसरे पॉइंट्स पे टेम्परेचर आपका T2 है, तो अगर हम लोग बात करें कि चेंज इन अगर टेम्परेचर, चेंज इन
टेम्परेचर की हम लोग बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि ये T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है आपका कांस्टेंट है। और टेम्परेचर जो है वो फंक्शन है किसका, इंटरनल एनर्जी का। हम आप लोग स्टेट ऑफ मैटर में ही हम लोग कर चुके हैं, या कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो आपका चेंज इन एनर्जी भी क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा 0 हो गया। तब का ये फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब ये क्या हो गया आपका 0 आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तब आप कह सकते हैं कि 0 इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो यहां से कह सकते हैं क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ये भी कह सकते हैं, या माइनस क्यू इक्वल टू डब्ल्यू, आप ये भी कह सकते हैं। समझ में आया? दो चीज कह सकते हैं। अब देखिए इन दोनों का मीनिंग हो गया, इन दोनों का क्या मीनिंग हो गया कि अगर आप ये फॉर्मूला Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू यूज कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या हो गया, हीट एब्जॉर्ब्ड इन प्रोसेस इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। समझ में आ रहा है? वर्क डन बाय द सिस्टम। और अगर हम लोग ये यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग माइनस क्यू इक्वल टू डब्ल्यू यूज कर रहे हैं तो इसका क्या है, हीट इवॉल्व, हीट जो निकल रहा है इवॉल्व इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। समझ में आया? तो यहाँ से इस तरह से सब्जेक्टिव आपको क्या है ना कि वर्ड में आपको ये करके क्वेश्चन ऑप्शन या ऐसे करके दे सकता है या फंसा सकता है। तो आप इस तरह से इसको समझिएगा कि आइसोथर्मल अगर प्रोसेस रहेगा तो आपका डेल्टा ई 0, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो हो जाएगा डेल्टा ई इंटरनल वैल्यू 0, तो आपका जो वर्क डन है अगर हीट इवॉल्व हो रहा है तो वो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा होगा, और हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। समझ में आया? ठीक है। दूसरा जो है ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का मतलब होता है आपका वॉल्यूम जो है वो क्या है आपका कांस्टेंट है। क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब आपका V1 इज इक्वल टू क्या है V2 है, तो आप कह सकते हैं कि चेंज इन जो वॉल्यूम होगा ना वो क्या होगा आपका 0 होगा। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा। अभी वर्क डन का हम लोग फॉर्मूला आगे भी निकालेंगे, इसी वीडियो में निकालेंगे। वर्क डन का जो फॉर्मूला आएगा वो माइनस पी डेल्टा वी आएगा। अगर डेल्टा वी का वैल्यू 0 तो पूरा वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0। मतलब अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो आपका वर्क डन क्या होगा 0। यही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तब कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी, ठीक है, आपका डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, और डब्ल्यू क्या है आपका, ये तो 0 है, मतलब जो डेल्टा ई हो गया वो क्या हो गया, ये हो गया। या कह सकते हैं कि डेल्टा ई जो है आप इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस। अब कैसे तो माइनस कैसे हो जाएगा, यहाँ तो प्लस है ना। अरे भाई ये प्लस माइनस समझिएगा, दोनों का मीनिंग है। अगर आप ये लिख रहे हैं क्यू, तो इसको अगर वर्ड में लिखना हो तो क्या लिखिएगा, वर्ड में लिखना हो तो क्या लिखिएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एब्जॉर्ब by the system is equal to increase in इंटरनल एनर्जी। समझिएगा, देखिए यहां पे ये Q है मतलब यहां पे प्लस है। अब किसी का चेंज मतलब खुदरा का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पैसा खुदरा,
चेंज मतलब आपका कि चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मतलब क्या होता है ना कि फाइनल माइनस आप क्या किए हैं, इनिशियल किए हैं, और ये वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि जो फाइनल है वो क्या है, ज़्यादा है, इनिशियल क्या है, कम है। मतलब वही लिखे ना, इंक्रीज, क्या हो गया, इंक्रीज। फाइनल आपका ज़्यादा हो गया तो इंक्रीज हो गया ना, तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब अगर यही अगर ऐसे लिखा रहा है डेल्टा ई इक्वल टू माइनस क्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट, सब तो सेम ही रहेगा ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, हीट अब यहां एब्जॉर्ब हो रहा है, तो यहां क्या हो रहा है, इवॉल्व होगा, हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम is equal to decrease in internal energy। क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब अब आप फाइनल में से इनिशियल माइनस कर रहे हैं और ये वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ये वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मतलब फाइनल का जो वैल्यू है कम है ना, और कम में से ज्यादा को माइनस करेंगे तभी नेगेटिव आएगा ना, यही इसका मीनिंग है। इसको समझ में आया, ठीक है। तब कह सकते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस जो है ना, तो यहाँ पे Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब हीट ना एब्जॉर्ब हो रहा है ना इवॉल्व हो रहा है। तब हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है आपका। तब डेल्टा ई किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू के, क्यों, क्योंकि ये तो जीरो हो गया ना। तो कह सकते हैं इसमें, तो इसमें फिर से दो चीज इसमें, कि या तो ये जो वर्क है वो पॉजिटिव होगा, या फिर वर्क क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे दो चीज कर सकते हैं, कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर इसके लिए कहें इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन ऑन द सिस्टम is equal to increase in internal एनर्जी। सेम हुआ बोले। अगर इसके लिए बोले तो हम लोग बोल सकते हैं इन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम is equal to decrease in internal एनर्जी, ठीक है। मतलब अब ध्यान दीजिएगा, दोनों में ध्यान दीजिएगा कि अगर एक की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज इन इंटरनल वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। तो ये किसका केस है, ये जो केस है क्या, कब करेंगे, जब कंप्रेस होगा तब, क्यों, क्योंकि हीट तो ना रिलीज हो रहा है, हीट तो जीरो हो गया। अब आपका इंटरनल एनर्जी कब बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा जब आप क्या करेंगे, गैस को कंप्रेस करेंगे तब, व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड, या सीधा लिख दीजिए ब्रैकेट में, कंप्रेस्ड। समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर। अब डिक्रीज कब करेगा, जब आपका गैस क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। ठीक है, गैस एक्सपेंडेड। समझ में आया, कोई दिक्कत, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि एडियाबैटिक जो प्रोसेस है, या एडियाबैटिक जो प्रोसेस वर्क है, वो इंडिपेंडेंट है पाथ की, ठीक है। तो एडियाबैटिक यहाँ पे एक नोट करके लिख लीजिएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ।
क्यों ऐसा क्यों हुआ, इंडिपेंडेंट कैसे हो गया? क्योंकि हमको तो पता है कि वर्क जो है ना वो पाथ फंक्शन है और वो पाथ पे डिपेंड करता है। यहाँ वर्क डन जो है आपका किसके बराबर है, इंटरनल एनर्जी के बराबर है। और इंटरनल एनर्जी क्या है आपका, पॉइंट फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। अब स्टेट फंक्शन है तो वर्क डन किस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, स्टेट फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार बच्चों को फंसाया है, इसलिए इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि एडियाबैटिक प्रोसेस अगर हो रहा है तो जो वर्क होगा वो इंडिपेंडेंट होगा किसके, पाथ के। समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब साइक्लिक प्रोसेस का यहां पे हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हेन अ सिस्टम इज अंडरगो, इस देने का जरूरत नहीं है, सिस्टम undergoes a number of different process and finally returns to its initial state। इनिशियल स्टेट, ठीक है, इट इज टर्म साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो मतलब जहां से स्टार्ट किए फिर से वहीं पे पहुंच गए, यहां से स्टार्ट किए यहां तक पहुंचे और फिर से हम लोग यहीं पहुंच गए, साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है आपका साइक्लिक प्रोसेस है, समझ में आ रहा है। तभी क्या है कि तो हम लोग कह सकते हैं अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा ही क्या होगा, जीरो, क्योंकि जहां से स्टार्ट किए थे फिर से वहीं पहुंच गए। और ये चूंकि स्टेट फंक्शन था, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो इनिशियल पोजीशन भी आपका ए था और फिर से रिटर्न हो गया यहीं पे आ गए, तो फिर से क्या हो गया, इनिशियल फाइनल क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। उस तरह से आप कह सकते हैं कि डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब आप कह सकते हैं कि आपका जो प्रेशर है वो भी चेंज इन, सब चेंज है, एनर्जी और इंथैल्पी मत कहिएगा अलग अलग, ठीक है, चेंज इन इंथैल्पी कहिएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहिएगा, चेंज इन प्रेशर कहिएगा, क्योंकि प्रेशर तो है, कुछ ना कुछ तो होगा, चेंज उसका क्या है, जीरो है। समझ में आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो, मतलब मान के चलिए कि जैसे आप रूम से निकले, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 प्रेशर लग रहा है आपके, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके ऊपर वर्क कर रहा है। आप कोचिंग गए, क्लास गए, नौकरी पे गए, जहाँ गए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वर्क किए, अब फिर से घर आ गए, मान लेते हैं वहाँ ज़्यादा प्रेशर पे वर्क किए, ऑफिस में जहाँ प्रेशर ज़्यादा रहता है ना, बॉस का प्रेशर, कलीग हमसे आगे निकल रहा है उसका प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर होता है। या आप कोचिंग गए हैं तो कोचिंग में बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, हम कम पढ़ रहे हैं, उसका प्रेशर, या हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बच्चा लोग कम पढ़ रहे हैं, इसका प्रेशर कि हमारा कहीं सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, तो प्रेशर बहुत सारा है। अब आप घर आए तो फिर से वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपके ऊपर लग रहा था, आप रूम में आए, मोबाइल लिए, सब प्रेशर भूल गए। कहने का मतलब जिस प्रेशर से आप निकल गए थे उसी पे आ गए, तो आपका चेंज कुछ होगा नहीं। तब क्या है, इसको और समझिएगा, आप 100 रुपये लेके मार्केट निकले और घर आए, फिर से आपके पॉकेट में 100 रुपया ही है, मतलब कोई चेंज हुआ, कोई खर्च हुआ, कुछ आपको गेन हुआ नहीं, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चा लोग यहाँ पे मिसकंसेप्शन में रहता है कि सर इनिशियल और फाइनल सेम रहेगा, मतलब कुछ खर्च नहीं हुआ। मतलब आप 100 रुपया लेके मार्केट गए और घर आए तब भी आपके पास 100 रुपया है, इसका मतलब कोई खर्च नहीं किया, इसका कोई गारंटी नहीं कर सकता। मतलब आप खर्च किए हैं, हो सकता है आपको 100 रुपया गिरा हुआ मिल जाए, आप 100 रुपया खर्च भी कर दिए, मतलब जितना मिला उतना आप खर्च भी कर दिए, लेकिन कहाँ पहुँचे हैं, जब इनिशियली लास्ट फाइनल जब आप पॉइंट पे पहुंचे हैं तब क्या है, आपका वही 100 रुपया आपके पॉकेट में पड़ा हुआ है। तो घर वाले क्या बोलेंगे, हाँ चलो 100 रुपया ले गया तो 100 रुपया, हाँ खर्च तो किया ही नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे चेंज है, ये सब जो है ना, ये चेंज लिखा हुआ है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंथैल्पी, ये सब क्या होता है, जीरो होता है। समझ में आया, कोई दिक्कत? तब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, और उसी में हम लोग वर्क के बारे में जानेंगे कि कैसे हमारा जो वर्क है ना, उसका वैल्यू -PW ये सब हम लोग लेके आते हैं, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। अब आइसोकोरिक प्रोसेस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और वहीं पे देखेंगे कि हमारा वर्क डन कैसा है। ऐसे बस यहाँ पे समझ लीजिए कि आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, आइसोकोरिक मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। अब आपका प्रेशर जो है वो क्या है, आपका कांस्टेंट। और प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, जीरो, चेंज इन प्रेशर जीरो।
तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये एग्जिस्ट करता है, ना तो Q जीरो होगा और ना ही W जीरो, मतलब सब एग्जिस्टेंस है। तो इसी आइसोकोरिक प्रोसेस पे हम लोग है ना यहाँ पे वर्क का वैल्यू भी निकालते हैं और बाद में फिर हम लोग इसके और मॉडिफिकेशन करके कुछ कुछ और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप एक बार रिवाइज कीजिए, बुक पढ़िए। इसमें अभी दो प्रोसेस हम लोग का रिवर्सिबल और रिवर्सिबल बचा हुआ है। ये जो पोर्शन है यहाँ से मेडिकल में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मेडिकल में तो लगभग ऑलमोस्ट सारे, चूंकि 45 क्वेश्चन आने हैं तो लगभग हर पोर्शन को टच करने की कोशिश करता ही है ऑलमोस्ट। जेईई मेंस की बात करें तो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है आपका एक क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से आपका समझिए कि क्वेश्चन देना स्टार्ट करता है आपका एग्जामिनर। यहाँ बेसिक है आपका, क्योंकि यहाँ से वर्क का फॉर्मूला आएगा, यहाँ से इंथैल्पी का मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, इंथैल्पी के बारे में जानेंगे। और इंथैल्पी मतलब आपका एक रिलेशन आएगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस आपका डेल्टा NG/RT। ठीक है, ये आएगा। या कह सकते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E और कह सकते हैं प्लस P डेल्टा V। मतलब बहुत सारा आपका जो है ना यहाँ पे रिलेशन आएगा। और आगे थर्मोकेमिस्ट्री में इसी का यूज है, बहुत भर के यूज है। तो यहाँ से आप अच्छे से पढ़ें, बुक से पढ़ें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक, जहाँ तक हम लोग किए हैं, तो फिर बोल